नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ जो शेष भाग बचा वो प्रस्तुत हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करता है और देश की विदेश नीति का निरूपण भी करता है। जैसे पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सह अस्तित्व तथा पंचशील के सिद्धांत द्वारा भारत को विश्व रंगमंच पर सम्मानित स्थान दिलाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में गुटनिरपेक्ष देशों को विश्व राजनीति में तृतीय शक्ति के रूप में सामने रखने में योगदान दिया। साथ ही सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति व सहयोग की संधि 1971 करना इंदिरा गांधी की कूटनीति की सफलता थी, जिसकी उपयोगिता बांग्लादेश के संकट के समय उजागर हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बेंगलोर में 1986 के सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा दक्षिणी एशियाई सहयोग को नया आयाम दिया। वित्तीय शक्तियाँ। किसी भी देश की वित्तीय शक्तियाँ उस देश की सरकार की आर्थिक विचारधारा और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। इन वित्तीय नीतियों का निर्धारण केवल प्रधानमंत्री करता है। वित्तीय नीति का प्रमुख दर्पण वार्षिक बजट होता है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। बजट का अंतिम प्रारूप वित्त मंत्री के अतिरिक्त केवल प्रधानमंत्री देखता है। सभी महत्वपूर्ण वित्त विधेयक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, जो देश में आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करने में प्रधानमंत्री अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, अतः सभी विधेयक उसी के नियंत्रण में प्रस्तुत किए जाते हैं। चूँकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अतः सभी विधेयकों पर उसी का नियंत्रण होता है। दलीय नेता के रूप में भूमिका। प्रधानमंत्री का अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि वह अपने दल का सर्वाधिक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली एवं चमत्कारी व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री दल की नीतियाँ, कार्यक्रम तथा विचारधारा सब कुछ प्रभावित करता है। वह दल का अध्यक्ष हुए बिना भी दल को नियंत्रण में रखता है। उसकी शक्ति एवं स्थिति का रहस्य उसको प्राप्त दलीय समर्थन के आधार पर है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने, उसमें भाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार है। सत्रावसान करना अनुच्छेद 85(2), भाषण देना अनुच्छेद 86(1) और संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2), अर्थात सदन के अधिवेशनों को बुलाना, उसका सत्रावसान करना तथा उसे भंग करना राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। परंतु यह एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सदन के अधिवेशनों को बुलाता है, उनका सत्रावसान करता है तथा उसे भंग करता है। उदाहरण के लिए 1970, 1977, 1979, 1989, 1991 एवं 1997, 2004 में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया गया। संकट काल में शक्तियाँ।
भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों से संबंधित आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिद्धांत रूप में संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनका प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 एवं 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित रूप से परामर्श देने पर ही करता है और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का ही रहता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 की घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य कारणों से की जाती है, परंतु इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री की ही सलाह मुख्य होती है। प्रधानमंत्री अपने इस अधिकार का सदुपयोग एवं दुरुपयोग दोनों ही करवा सकता है। जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग कई बार राज्य सरकारों को गिराने व अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया तथा कई बार संवैधानिक तंत्र की सफलता के लिए भी किया गया। धन्यवाद।